ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। विगत कई क्लासों से हम परिकल्पना परीक्षण की प्रक्रिया को सीख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने 2 चरणों को विधिवत सीख लिया है। सर्वप्रथम हमने शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण करना सीखा। कल हमने सार्थकता स्तर का निर्धारण करना सीखा। आज का यह व्याख्यान परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया के तृतीय चरण के अंतर्गत उपयुक्त सांख्यिकीय विधि के चयन से संबंधित है कि आपको किस सांख्यिकीय विधि का चयन करना है। आपके पाठ्यक्रम में कुछ विधियां दी गई हैं आगे। मैं थ्योरेटिकली उन विधियों को यहाँ पे विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब वो विषय आएगा तो वहाँ पे आप स्वयं सीखेंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा यहाँ पे सिर्फ कि जब हम उपयुक्त सांख्यिकीय विधि का चयन शब्द प्रयोग करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। देखिए, जब हम उपयुक्त सांख्यिकीय विधि कहेंगे तो हमारा अभिप्राय होगा प्राचल और अप्राचल। शब्द ध्यान से सुनिएगा, प्राचल और अप्राचल सांख्यिकीय के प्रयोग से। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक प्रक्रिया की आधारभूत मान्यताओं के आधार पर सांख्यिकी को 2 भागों में बांटा गया, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। हम पैरामेट्रिक सांख्यिकी का प्रयोग करेंगे कि नॉन पैरामेट्रिक का प्रयोग करेंगे। अब ये संक्षेप में समझ लीजिए कि पैरामेट्रिक का प्रयोग कहाँ पे होता है, नॉन पैरामेट्रिक का प्रयोग कहाँ पे होता है। फिर पैरामेट्रिक के अंतर्गत कुछ सांख्यिकीयां हैं और नॉन पैरामेट्रिक के अंतर्गत कुछ हैं। आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 हैं, लेकिन बहुत से हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन दोनों को सीख भी जाते हैं तो ये नहीं है कि आपने सब कुछ सीख लिया, आपने उसके एक अंश को सीखा। देखिए, पैरामेट्रिक बतला रहा है समष्टि यानी कि जनसंख्या के मूल्य को, मान्यताओं को। यानी कि आप इस बात को समझिए कि हमें पैरामेट्रिक के अंतर्गत मानक विचलन जैसी विशेषताएं समष्टि की ज्ञात हैं। और अगर हम प्राचलिक सांख्यिकी विशेषताओं पे जाएं, डीप में जाएं, तो ये समझिए कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है जनसंख्या का, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि मध्यमान, मध्यिका और बहुलक समान है। इस विश्वास पर यह पैरामेट्रिक सांख्यिकी आधारित है। पैरामेट्रिक सांख्यिकी के अंतर्गत जो हमारा साइज होगा, जिस पे हमने सैंपल साइज लिया होगा, वो 30 से अमूमन बड़ा होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
कुछ अपवाद हो सकते हैं। जो हम सैंपलिंग टेक्निक इस्तेमाल किए हुए होंगे वो यादृच्छिक होगी, यानी कि रैंडम सैंपलिंग का हमने इस्तेमाल किया हुआ होगा, तो हम इन आंकड़ों, इस विधि का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके विपरीत नॉन पैरामेट्रिक, जब प्रतिदर्श का आकार छोटा हो और हमें समष्टि या जनसंख्या के मानक विचलन जैसी विशेषताएं ज्ञात ना हो, तो वहां पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। इसका भी एक उदाहरण आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। टी टेस्ट को आपने, जो आप पढ़ेंगे टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, वो पैरामेट्रिक है, और जो काई वर्ग परीक्षण आगे आ रहा है वो नॉन पैरामेट्रिक है। अब टी टेस्ट कहां पे इस्तेमाल होता है, काई वर्ग परीक्षण कहां पे इस्तेमाल होता है? देखिए, जो टी टेस्ट है, जब हम दिए गए नमूनों के माध्यों की तुलना करते हैं, उस समय हम टी टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। और जब हम अवलोकित आवृत्तियां और प्रत्याशित आवृत्तियों, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की तुलना करते हैं, तो हम काई वर्ग परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी उस समय प्रयोग की जाएगी जब आपके पास आंकड़े जैसे कि सफल असफल, जैसे कि लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, हम गणित के नंबर बताए कि लड़के लड़कियां सफल असफल, ठीक है, इतने लड़के इतने लड़कियां गणित में सफल हुए और इतनी लड़कियां सफल हुई, इतनी असफल हुई, इतने लड़के सफल हुए, इतने लड़कियां असफल हुई। इस तरह का एक आंकड़ा है आपके पास में, और आपको इसको टेस्ट करके ये जानना है क्या लड़कियां गणित में ज्यादा असफल होती हैं। तो यहां पे जब इस तरीके की जब कंडीशन आएगी, जब आंकड़े गुणात्मक होंगे, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किए जाएंगे। अब जैसे कि आप लोगों को एक उदाहरण दिया गया था, पहली क्लास में जो उदाहरण दिया गया था, उस उदाहरण को आज आप पुनः, आप लोगों की इमेज हो तो उसको आप निकाल लीजिए, ठीक है। वहां पे उदाहरण लिखा हुआ था कि किसी 256 के प्रतिदर्श का माध्य 25 और मानक विचलन 6 है, जबकि जनसंख्या का माध्य 23.5 है। अब देखिए, इस जगह पे आपको क्या ज्ञात है? आपको जो समष्टि है, समष्टि की विशेषता माध्य 23.5, पॉपुलेशन मीन आपको ज्ञात है, और आपका प्रतिदर्श का आकार कितना है? 256, यानी कि 30 से ज्यादा है। तो ये टेस्ट कौन सा यहां पे यूज होगा? पैरामेट्रिक। यानी कि आपके पास जो डेटा आया है, जो आपने कलेक्ट किया है, उस डेटे की विशेषताओं को देखते हुए आपको अब यह निर्धारित करना है कि आपका उद्देश्य क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट को हमारा कौन सा टेस्ट पूरा करेगा। अनुभव की बात है ये। जैसे जैसे आप लोग गहराई में जाएंगे वैसे वैसे समझ पाएंगे। विभिन्न कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि किस कंडीशन में किस टेस्ट का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से किया गया।
विभिन्न एग्जाम्पल आपके सामने होने चाहिए। बहुत सारा आपने पहले का अध्ययन किया हुआ हो कि इस कंडीशन में इस टेस्ट का इस्तेमाल इसने किया था। यहीं पे पहले किया हुआ अध्ययन लिटरेचर रिव्यू काम आता है कि आप इस मेथड को इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आप ये तय करते हैं कि आपको कौन सी सांख्यिकी का इस्तेमाल करना है। काई वर्ग परीक्षण और स्टूडेंट टी टेस्ट, इसको तो हम लोग स्वतंत्र रूप से सीखेंगे, लेकिन यहां पर ये जो आंकड़ा दिया गया था, ये Z परीक्षण या जी परीक्षण से, हिंदी में कहीं कहीं इसको Z परीक्षण के नाम से लिखा हुआ किताबों में मिलता है। इंग्लिश के लेक्चर्स जब आप सुनेंगे तो इसको उन्होंने जी टेस्ट कहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस बात पे। तो ये जो हमारे पास प्रश्न के रूप में आंकड़ा उपलब्ध है, ये आंकड़ा Z टेस्ट की ओर या जी टेस्ट की ओर इंगित करता है कि हम अपनी इस हाइपोथेसिस को जी टेस्ट के माध्यम से टेस्ट करेंगे। अगर हमें दो प्रतिदर्शों या दो नमूनों के माध्य की तुलना करनी होती तो हम टी टेस्ट की ओर जाते, या हमें जैसा कि हमारा आंकड़ा होता लड़के लड़कियां सफल असफल स्त्री पुरुष, इस तरह से, यानी कि हमारा आंकड़ा कैसा होता, संज्ञात्मक होता, हां नहीं में बटा होता या ऑर्डिनल होता, तो हम नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी की ओर जाते। सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि आपके आंकड़े की प्रकृति क्या है। उस आंकड़े की प्रकृति के आधार पर आप डिसाइड कर पाएंगे आपको पैरामेट्रिक टेस्ट करना है या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करना है। तो आगे की क्लास में जब हम आएंगे तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जब वैल्यू वहां पहुंच जाती है तो हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। जब हम टेस्ट का निर्धारण कर लेते हैं कि अब हम इस टेस्ट का इस्तेमाल प्रयोग करेंगे, तो उस टेस्ट के निर्धारण के बाद में अब हमको ये टेस्ट करना, ये निर्धारित करना होता है कि हमारी वैल्यूज कितने से कितने तक आएंगी तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि हमारी स्वीकृति का क्षेत्र क्या होगा और हमारी अस्वीकृति का क्षेत्र क्या होगा। क्योंकि आप जब इस फॉर्मूले पे इन वैल्यूज को रखेंगे तो इसकी एक वैल्यू प्राप्त होगी। जो वैल्यू प्राप्त होगी उस वैल्यू की तुलना करेंगे। उस वैल्यू की तुलना करने के बाद में आपको यह पता लगेगा कि आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। संक्षेप में समझने के बिंदु केवल इतने हैं कि आपने जो आंकड़े संग्रहित किए हैं, यहां पे तो मैंने जो आंकड़ा आपको प्रश्न के रूप में फ्रेम किया है वो तो मैंने एक आंकड़ा बना लिया है कि ये आंकड़ा है। लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे तो आप जब
आंकड़ों को एकत्रित करेंगे और फिर आप टेबुलेशन करके उस फॉर्म में लाएंगे तो आंकड़े आपके सामने होंगे। तो आपको ये जानना, ये मतलब पता होगा कि आपके आंकड़ों की आपको कौन कौन सी विशेषताएं ज्ञात हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जिन विशेषताओं की चर्चा की है, मैंने आपको ये बताया है कि 256 का प्रतिदर्श है, यानी कि जो सैंपल का साइज है, जो नमूने का आकार है, वो 256 है और इन 256 का जो माध्य है वो 25 है। मानक विचलन 6 है और जनसंख्या का माध्य 23.5 है, यानी कि जिस समष्टि से यह नमूना लिया गया है, ये प्रतिदर्श लिया गया है, उस समष्टि का जो माध्य है वो 23.5 है। ये चीज हमें ज्ञात है। सार्थकता स्तर आपने निर्धारित कर लिया है कि हम 0.05 पर टेस्ट करेंगे। हाइपोथेसिस इससे रिलेटेड आपने पहली कक्षा में बना ली थी कि इन हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे और इन हाइपोथेसिस के बाद में अब बात यह आती है कि हम किस टेस्ट का इस्तेमाल इस संदर्भ में करेंगे। तो हमने जिस टेस्ट जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को देखा और आंकड़ों को देखा, तो उसके आधार पर हमें यह पता लगा कि यहां पर Z परीक्षण या Z परीक्षण का उपयोग करना उपयुक्त होगा। क्यों उपयुक्त होगा? क्योंकि इस टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अगर आप देखें, हर टेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। जब आप उस फॉर्मूले को याद करेंगे तो आपको उस फॉर्मूले में जो जो चीजें, जिन जिन आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, उनके बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान होगा। आपके सामने जो प्रश्न लिखा हुआ था वो प्रश्न था, किसी 256 के प्रतिदर्श का माध्य 25 है और मानक विचलन 6 है, जनसंख्या का माध्य 23.5 है। तो जो हमारा फॉर्मूला है जी टेस्ट का, वो ये है, Z इज इक्वल टू x बार, x और x के ऊपर एक सीधी लकीर, उसको कहा गया x बार, माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन, जिसे कि हमने म्यू कहा था, x बार माइनस म्यू अपॉन SD, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हमने सिग्मा कहा था, सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। अब देखिए ये क्या, इसको आप लोग समझिए, मैं हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूं कि ये क्या है। जो x बार है वो x बार है जो नमूना आपने समष्टि में से लिया है, उसका मीन, उसका मध्यमान। तो यहां पे क्या लिखा था कि 256 के प्रतिदर्श का माध्य 25 है, यानी कि ये जो वैल्यू है x बार, ये क्या है 25। म्यू है मीन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जिस पॉपुलेशन से आपने सैंपल लिया था उस पॉपुलेशन का मीन। इस प्रश्न में आगे पढ़िए, जनसंख्या का माध्य 23.5 है, तो जनसंख्या का माध्य 23.5 हो गया। सिग्मा क्या है? ये मानक विचलन है। ये मानक विचलन किसका है? जनसंख्या का है। तो ये मानक विचलन कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। मानक विचलन 6 है। और उसके बाद n क्या है? n है कुल संख्या। किस चीज की संख्या? जितने हमने प्रतिदर्श सैंपल लिए हैं, कुल संख्या, यानी कि अंडर रूट 256,
ये हो गए, n हो गया हमारा 256। अब इस वैल्यू को अगर हम रखेंगे तो 25 माइनस 23.5 अपॉन 6 अपॉन √256, इसको हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में एक वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे बताने का सिर्फ मतलब ये है कि हमारे पास जो कुछ था, हमने ये देखा कि जो कुछ है वो किस सूत्र के लिए उपयुक्त है, हमारे पास का आंकड़ा किस सूत्र के लिए उपयुक्त है। जिस सूत्र के लिए उपयुक्त हुआ हमने उस सांख्यिकीय परीक्षण का चयन कर लिया, हमने जो विधि अपनाई थी उसके आधार पर। अगर हमारा प्रतिदर्श का आकार 256 ना होता, कम होता, तो हम किसी दूसरी 30 से कम होता तो हम किसी दूसरी परीक्षण विधि को अपनाते, लेकिन ये 30 से ऊपर था, इसलिए हम पैरामेट्रिक की ओर आए। चूंकि हमें जनसंख्या की विशेषता, क्या विशेषता, मानक विचलन ज्ञात था। जब मानक विचलन ज्ञात था तो हमने पैरामेट्रिक टेस्ट को यहां पे यूज किया। अगर मानक विचलन ना ज्ञात होता तो हम कोई और टेस्ट का इस्तेमाल करते। आशा करता हूं कि हमने किस तरीके से सांख्यिकीय, उपयुक्त सांख्यिकीय विधि का चयन किया है यह आपको समझ में आया होगा। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः हम एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।